नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, आज की हमारी डेट है 7 फरवरी और आज की हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, इसलिए एक इंसिडेंट जरूर आप लोगों को याद होगा, दैट इज चौरी चौरा इंसिडेंट। सेकंड है ड्रग एब्यूज, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। फिर है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको आरपीए के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है कई कई चीजों के लिए। बाकी प्रिजन में जो जेल है वहां पे क्या क्या सुधार को किया जा सकता है, कुछ उससे जुड़ी हुई बात। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते जाएंगे। फर्स्ट है हमारा, जैसे कि आप लोग सब लोग मुझे ऐसा लगता है जानते होंगे, 101 साल हो गए हैं किस इवेंट को, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के यूपी के गोरखपुर में जो है एक चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। सबसे पहले कौन सी मूवमेंट आई थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये सब कुछ बिहार में जो है, उसके उस समय में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, वहां पर एक आर्मी सोल्जर थे जिनका नाम था भगवान अहिर। हाई फूड प्राइसेस और लिकर की सेल के अगेंस्ट यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी सोल्जर प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 फरवरी 1922 को। और ये जो प्रदर्शनकारी थे उनको यहाँ पर स्थानीय जो वहां की लोकल पुलिस थी उन्होंने पीटा वहां पर, और फिर कई नेताओं को चौरी चौरा पुलिस थाने में कैद कर दिया जा करके, जो उस समय उसको लीड कर रहे थे। फिर क्या हुआ, इस चीज के चलते बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी थे वो कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं? चौरी चौरा का जो पूरा वो पुलिस स्टेशन था वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस उस समय नाम था, बाद में नाम यूपी कर दिया गया। कब ये नाम यूपी किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। प्लीज करेक्ट करके डेट लिख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को यूपी जो है उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से चेंज करके जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और आज इस बार का जो यूपी का फाउंडेशन डे है, इसकी थीम क्या थी? इस बार के यूपी के फाउंडेशन डे की थीम रही है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, निवेश और रोजगार। अब यहाँ पर जो उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस था चौरी चौरा, वहां पे करीब 2 से 2,500 लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने वहां पे जो शराब की एक दुकान थी वहां पे धरना कर दिया, जिसके बाद नेता को पीटा गया, कैद कर लिया गया, वहां पर ये सब चीजें होने लगी। तो पुलिस स्टेशन के सामने जब लोग खड़े हो गए तो वो यही डिमांड कर रहे थे कि जो हमारे पुलिस थाने में जिन नेताओं को बंद करके आपने रखा हुआ है उनको वहां से रिहाई दी जाए। और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है सरकार के विरोधी नारे लगाते गए। और जब जब लोग इकट्ठा है तो पुलिस ने वहां पर क्या किया, उनको तितर बितर करने की कोशिश की, उसको उनको हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से स्थिति खराब होती गई। पुलिस ने हवा में गोलियां चला दी। हवा में गोलियां चलाई तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पे पथराव करना शुरू कर दिया, और कम संख्या में थे पुलिस वाले तो वो लोग जो है जाकर के थाने में छुप गए। लेकिन इसकी वजह से जो भीड़ थी वो इतना ज्यादा गुस्सा में थी और आगे बढ़ के उन्होंने थाने को ही आग लगा दी, जिसकी वजह से सारे पुलिसकर्मी वहां पे मर गए। 22 पुलिसकर्मी थे, उनकी वहां पे डेथ हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रशासन ने चौरी चौरा वाले पूरे रीजन में मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। रेड लगा दी गई, इतनी रेड मार दी गई वहां पर, बहुत से पुलिस वालों की वहां पे डेथ होती है। और इस सब से परेशान होकर के जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को वहां मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया। जनवरी 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी और इसको विदड्रॉ किया गया कब जाकर के? 12 फरवरी 1922 को। 2 साल से ज्यादा चली है और फिर इसको विदड्रॉ कर लिया गया इन सब इंसिडेंट की
वजह से। इसके अगेंस्ट थे बहुत सारे लोग कि भाई ये जो पूरी मूवमेंट को विड्रॉ किया जा रहा है उसके अगेंस्ट थे काफी सारे लोग, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। सब लोग जो है गांधी जी के इस डिसीजन से यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं थे, और फाइनली मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने 1 जनवरी 1923 को अपनी खुद की यहाँ पर स्वराज पार्टी के नाम से एक पार्टी फॉर्म कर ली। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इस पूरे से जुड़े हुए थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है डिटेल में, पर ये फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन के नाम से जानी जाती है, सब लोगों को, मुझे ऐसा पता है कि सबको जो है इस पूरी मूवमेंट के बारे में अच्छा खासा सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में काफी ज्यादा सुना भी हुआ है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पर स्टार्ट करवाई थी, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग जानते हैं, 1920 में प्रॉपर शुरू हुई थी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, इन सब हत्याकांड के बाद ये सब जो है स्टार्ट करनी जरूरी पड़ गई थी। ठीक है, और ये पूरी मूवमेंट किसने डिस्क्राइब करी है, प्लीज अपने नोट्स में ऐड कीजिए, जो आप लिख रहे हो उसी में आप ऐड करो यहाँ पर, कि ये जो सब मैंने आपको बताया है ये यहाँ पर जो नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है, नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी, जीवनी उनकी, उसका नाम ही यही है बुक का, एन ऑटोबायोग्राफी। कई बार इस बुक को दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज टुवर्ड्स फ्रीडम। तो ये जो है यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने लिखी है, जब वो जेल में थे, जब वो 1934 से 1935 के समय में जेल में थे, तब उन्होंने ये बुक यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था ये सारा, काफी ज्यादा इस मूवमेंट का जो है वो देखने को मिला था गोरखपुर में। गोरखपुर जो है कहाँ पे बना हुआ है, गोरखपुर राप्ती रिवर के किनारे। कौन से रिवर, राप्ती रिवर के किनारे जो है यूपी में पूर्वांचल रीजन में बसा हुआ है। राप्ती रिवर इंपॉर्टेंट है, ये राप्ती रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि घग्गर को आगे चल के ज्वाइन करती है, राप्ती नदी। ठीक है भाई, लोग लिख लीजिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए। तो इस पूरे को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट करके लिख लीजिएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या योगदान है, क्या किस तरीके से आई थी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ड्रग एब्यूज के ऊपर, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। अभी पता है ऐसा क्या न्यूज में चल रहा है कि जो पंजाब की जेलें हैं, पंजाब की जेल में 42% से ज्यादा जो कैदी हैं वो किस वजह से जेल में है, या तो उनका कोई नशीली पदार्थ से संबंध है, या फिर कोई मना प्रभावी पदार्थ जो होते हैं उनसे उनका कोई संबंध है। तो वहां पर एक स्टडी आई है जिसका नाम है इनसाइड पंजाब प्रिजन। उसमें ये देखा गया कि वहां की जेलों में इतने ज्यादा अमाउंट में लोग जो है वो किससे ग्रस्त है, सिर्फ और सिर्फ किससे, जो है प्रॉपरली नारकोटिक के जो केसेस हैं उसी से ही जूझ रहे हैं। भारत में इतने ज्यादा ये चीजें फैलती जा रही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने ये सर्वे किया है जिसके हिसाब से 70 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो नशे के में धुत है एक तरीके से। और सबसे ज्यादा जो इसमें लोग हैं, करीब करीब 16 करोड़ लोग जो है वो एल्कोहल के यूजर्स हैं। और इसमें ऑब्वियसली जो ज्यादा अमाउंट है वो मेन का है एज कम्पेयर टू विमेन। 2.8% इंडियंस जो है वो यहाँ पर अब पिछले 12 महीनों के भीतर भांग या उससे संबंधित मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं। और लगभग 0.66% जो भारतीय हैं वो भांग के उपयोग की समस्याओं के लिए, उनको करीब 72 लाख लोग, इनको जरूरत है कि इनको कोई एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला यहाँ पे ड्रग है वो है हेरोइन, फार्मास्यूटिकल, ओपाइड, ओपियम, ये सारी चीजें चलती हैं, अफीम। तो ये प्रॉब्लम्स आप समझ रहे हैं इस चीज को, कि अभी पंजाब में इतना सारा कुछ, आप एक सिनेरियो देखो यहाँ पर, और इसी की वजह से जो बच्चे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे शोषण होना, हिंसा होना, यौन शोषण होना, क्योंकि ड्रग्स और इन सब चीजों की वजह से जो मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति है वो तो काफी हद तक खराब हो जाती है ना। इन सब के खराब होने की वजह से
अगर ये सब चीजें हमें देखने को मिलती कि खराब होती है सिचुएशन, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि इसका असर कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा ही ना। और वो जो मानसिक स्थिति खराब है, शारीरिक शारीरिक स्थिति खराब होती है, उससे क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का सामना करना पड़ सकता है। और ये काम कौन करते हैं, वही क्रिमिनल्स करते हैं जिनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं होती है। बच्चों की तस्करी करना, बाल श्रम, अपराधियों का शोषण करना, ये सब चीजें होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है भारत में, जो भारत है, अगर मैं आपको, मैंने पहले भी कई बार ये चीज बताई हुई है, भारत की जो एक सिचुएशन, आप यहाँ पे देखो, इधर मैं इधर मैप बना देती हूँ। भारत है हमारा यहाँ पर, है ना, ये मैं थोड़ा सा इस तरीके से भारत बना रही हूँ, आप थोड़ा सा बनाना पॉसिबल नहीं है। भारत के इस तरफ जो यहाँ पे बना हुआ है, भारत के इस तरफ बना हुआ है गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं उसको, जो कि यहाँ पे 3 कंट्रीज आती है, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों हब इन चीजों का। भारत के इधर गोल्डन ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अफीम की प्रोडक्शन करते हैं। तो भारत इनके बीच में सैंडविच की फॉर्म में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो लो निचले तबके के लोग हैं, लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, वो सबसे ज्यादा इनका दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मतलब तनाव को मुक्त करने के लिए होता है। और ऐसे युवा जो नशे के आदी हो जाते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत अधिकांश जो है अपने साथियों के दबाव में, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, उन चीजों की वजह से उन्होंने ये सारी चीजों का जो है यूज करना स्टार्ट करा है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे काफी बड़ी देखने को मिल रही है आज के समय में। बहुत सारे यूथ जो है वो इस चीज से क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, इसको पूरा टैकल करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया गया है। प्लस इन सबको टैकल करने के लिए, इनके अवैध व्यापार पे नियंत्रण रखने के लिए हमारे पास कर्मचारी और उपकरणों की भी उतनी ज्यादा अमाउंट में, आप कहते हैं ना, वो अमाउंट है नहीं, शॉर्टेज बहुत ज्यादा है चीजों की। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आगे चल के, कि इन सब की वजह से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं। आपस में प्रॉब्लम्स होना, फैमिली रिलेशनशिप में क्राइम बढ़ना, वायलेंस बढ़ना, फैमिली और सोसाइटी से थोड़ा कट के रह लेना, ठीक है, और अपनी खुशी को भी ध्यान में ना रखना, ये सब चीजें आपको, आप सब समझते हैं इन सब चीजों को, ये होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आदमी जो कि घरेलू हिंसा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, वो इन्हीं सब चीजों से, हमने हमने बहुत बार ये चीजें सुनी है, आप जानते हैं और सुनी भी होंगी आप सभी ने, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में या कहीं पर, कि जो आदमी अपनी वाइफ को पीटता है ना, सुना होगा। तो ये वाइफ को जब पीटते हैं ना, इसका यही एक बड़ा रीजन कहा जाता है कि वो शराब पी के आते हैं और फिर पीटते हैं, है ना, या फिर वो ड्रग्स लेता है और फिर पीटते हैं। तो ये चीजें बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, कि 75% से ज्यादा जो लोग है ना, वो अपनी वाइफ को कुछ मारने के लिए इस्तेमाल करना, या कुछ और ऐसे क्राइम कर देना जो कि उनको नहीं करने चाहिए, जो शायद वो अगर सही हालत में होंगे तो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब वही अपना वो फिजिकली कुछ ना कुछ किसी चीज से जूझ रहे हैं, उसकी वजह से वो इस तरीके की चीजें करते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी अपनी अटेंडेंस तो होती नहीं है उनकी पूरी वहां पर, और उनकी फिर वही है, परीक्षा में भी उनके मार्क्स कम आते हैं, और उसका दोष फिर उनको बाद में जाके समझ में आता है कि यार ये रीजन रहा हमारा इन चीजों की वजह से। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को यहाँ पर मिलती है, राइट। क्राइम और ड्रग, ये सारे मतलब आप कह लो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन इनकी होती है, इनको बेचा जाता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल जो माइंडसेट है देश में वो बढ़ता जाता है। और नेगेटिव भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, कहाँ पर, एनवायरमेंट के ऊपर। पूरे वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत मुश्किल है कि इसके कानून, इसके नियमों और इसके कानून को लागू करें। यहाँ पर हर एक जगह पे उसको खराब करने वाले लोग पहले ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोशिश तो बहुत है सरकार की, जैसे कि सबसे बड़ी सरकार की एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि पूरा जो ड्रग्स है उसके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। इन्होंने साथ में औरों के साथ में मिलकर भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, CRPF, ये सब के साथ इन्होंने यहाँ पर काफी मिलकर की कोशिश तो करी है करने की। काफी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी चलाए, मैं ये नहीं कहूंगी प्रोजेक्ट्स कितने ही चलाए हैं, काफी सारे चलाए हैं। बहुत सारे एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो सेंटर 2016 में इसकी स्थापना भी की गई है। प्रोजेक्ट सनराइज भी स्टार्ट किया गया था नॉर्थ ईस्ट में, जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने के लिए। नशा मुक्त भारत कैंपेन भी स्टार्ट किया गया। ये सारी चीजें, इन्होंने काफी सारी चीजें स्टार्ट करी हैं इन सबको प्रमोट करने के लिए, कि भाई हम किसी तरीके नारकोटिक्स जैसी जो बीमारियां हैं और ये सब चीजें जो एक हमारे देश में एक
बन के रह गई हैं कि ये होती हैं। इन चीजों को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। वह सरकार ये सारी कोशिशें यहाँ पे करती है, और इन सब की वजह से सुसाइड के केसेस भी बहुत बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें टॉप करता है यहाँ पे केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब है जो यहाँ पर पॉपुलेशन कुछ जगह पे सुसाइड भी करती है इन चीजों से। ठीक है, जिसमें ड्रग एडिक्शन का होना, या ड्रग्स का ना मिलना, या ड्रग्स की हालत में होकर के कुछ गलत कर देना, किसी और को मार देना, एक्सीडेंट कर देना, कुछ भी इस प्रकार की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। राइट, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 2, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभी आपने सुना होगा अडानी क्रैश काफी ज्यादा न्यूज में है हिंडनबर्ग केस में। तो यहाँ पर जो अडानी है उन्होंने एक बोला है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ इस पूरे के लिए। तो अब हमारे साथ में न्यूज में आ गया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति क्या होता है। ये क्या होता है कि अगर कभी भी सरकार की जो फाइनेंशियल केसेस होते हैं, वित्तीय अनियमितताएं जो होती हैं, उनको यहाँ पर चेक करने के लिए जो है इस पूरे कमेटी को बनाया जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एडहॉक रूप में आती है, सिर्फ एक काम होगा तब आएगी, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, जबकि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट्री कमिटीज या बॉडीज होती हैं वो अलग है, वो इसमें नहीं आती है। तो इनको यहाँ पर बनाया गया है, एक गिवन पीरियड के लिए बनाई जाती है, और जब वो इशू खत्म हो जाता है तब वो बॉडी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उसका रोल सिर्फ एक इशू को टैकल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये जो कमेटी बनाई जाती है यहाँ पर, ये कमेटी जो है वो दोनों हाउसेस में एक मोशन पास कराया जाता है। दोनों हाउसेस अगर इसको सपोर्ट कर देते हैं तो वो बिल्कुल पास करवा के बना दी जाती है। अब यहाँ पर जो भी उसके हेड होंगे, वो यहाँ पे चीफ जो होंगे वो उसका रिटर्न के अंदर लेटर लिख करके दोनों कमिटीज को प्रोवाइड करेंगे। और जिस कमेटी के मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से यहाँ पे चूज करेगी। कमेटी से कमेटी डिपेंड करता है। कोई इसका आपको क्वेश्चन आता है कि इसकी फिक्स नंबर है कोई, तो नहीं, कोई फिक्स नंबर डिसाइड नहीं कर गए हैं। पहली बार इसको बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट, राजीव गांधी की सरकार पे ये इल्जाम लगा था बोफोर्स स्कैम का। बोफोर्स स्कैम में पहली बार 1987 अगस्त में ये बनाई गई थी। उसके बाद फिर हर्षद मेहता, सुना ही होगा सब लोगों ने, मनी हाइस्ट, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का जो स्कैम हुआ था, उसके बाद इसको सेकंड टाइम बनाया गया था। फिर उसके बाद थर्ड टाइम इसको बनाया गया था केतन पारेख स्टॉक मार्केट का स्कैम अगेन 2001 में। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्कैम हुआ था। फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, लाइसेंस ऑफ स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनी का। उसके बाद वीवीआईपी चॉपर स्कैम। अभी तक 6 बार बनाई जा चुकी है। अभी जो है यहाँ पर एक और बार डिसाइड किया जा रहा है कि हो सकता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज पूरे स्कैम के लिए बनाई जाए। इसमें डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ पीपल रहेंगे। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट के जो चीफ होते हैं वो दोनों पास करते हैं। अगर इसको यहाँ पर बनाना है तो एक हाउस में मोशन पास होगा, दूसरा हाउस उसको सपोर्ट करके बनाया जा सकता है। लेकिन ये है कि लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर 22 हैं तो वहां पर राज्यसभा के 11 रहेंगे, दुगने रहेंगे। ठीक है, राज्यसभा के कम रहेंगे, लोकसभा के ज्यादा रहेंगे। वैसे भी लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, यू ऑल नो दैट। राज्यसभा में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 245 होते हैं, और लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं दैट इज 545। तो इस रिस्पेक्ट में इनके पास जो है वो यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में रहता ही है, हमेशा से इनके पास ज्यादा अमाउंट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो अगर आप ऐसा लगता है कि भाई एक ऐसा मामला है जो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट बॉडीज को यहाँ पर जो है अलग से कमीशन बनानी ही चाहिए, जिसमें मनी मार्केट में कोई स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई चीट हुआ है, कोई करप्शन हुआ है, इस सब के लिए बनानी पड़ती है। ठीक है, ये बेसिकली तो इसका काम क्या होता है, सारी चीजें इकट्ठा करना, सारे के सारे एविडेंसेस रिटन फॉर्म में इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करके तैयार करके सबको प्रस्तुत करना है यहाँ पर। लेकिन जो भी ये बात करती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, और सरकार की मर्जी है कि इसको आगे जो है वो पब्लिक करना है या नहीं करना है। और फाइनल डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, वही बंदे भी सिलेक्ट करता है। जो एमपीज यहाँ पे रहेंगे वो एमपीज भी यही पर्सन सिलेक्ट करेगा। और फाइनल जो यहाँ पर डिस्प्यूट के ऊपर सोल्यूशन निकालना होगा, और क्या सोल्यूशन है वो सब भी कौन डिसाइड करता है? यही पर्सन सारी चीजों को डिसाइड करता है। तो ये इस पर्सन की मतलब स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यू ऑल नो, उनके पास ज्यादा पावर भी होती है, हर रिस्पेक्ट में उनके पास ज्यादा पावर होती है। तो ये पर्सन का ही यहाँ पर जो है वो काम है, और इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी पर्सन के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, और ये कमेटी जो है वो फिर फाइनली अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट करती है। जो भी इनकी फाइंडिंग्स रही है वो पार्लियामेंट को सबमिट करती है। देखो,
याद रखिएगा इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। हम पॉलिटी पढ़ते हैं, हमें पता है कि हर जगह में हम पार्लियामेंट्री कमेटी और सारी चीजों में हम प्रेसिडेंट का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। यहाँ पे सारा रोल किसका रहता है? पार्लियामेंट, स्पीकर। और अगर देखो लोकसभा से लोग चुनने हैं तो कौन चूज करेगा? स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि रूलिंग पार्टी का होता है ऑलमोस्ट। और अभी हमारे जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला, राइट। फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे? जीवी मावलांकर। ठीक है भाई, अभी जो हमारे स्पीकर हैं वो 17th नंबर के हैं। और अगर राज्यसभा से लोगों को चुनना होगा तो राज्यसभा से कौन आते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यहाँ पर अपने हिसाब से लोगों को चुनते हैं। कौन? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है भाई, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे नोट करने हैं। बाकी पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती है। पार्लियामेंट्री कमिटीज पे मुझे सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स का ही कमेंट आया है कि मैम पार्लियामेंट्री कमिटीज पे वीडियो बनाओ। अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं, भाई मेरी तो ये है कि भाई अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर कमेंट करेंगे देन ओनली जो है मैं उसको वहां पर बनाऊंगी। तो आप लोग यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियोस पे कमेंट करें। अगर ज्यादा कमेंट्स मुझे उसमें मिलेंगे तो मैं वहां पे बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक आप कहेंगे, जैसे मैंने प्रियम्बल पे पूछा था तो भी सिर्फ 2-3 बच्चों का रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने कमिटीज पे पूछा, 2-3 बच्चों का ही रिस्पॉन्स आया। तो अगर यहाँ पर ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे इस चीज के ऊपर की वीडियोस बनाएं इसके ऊपर टॉपिक वाइज प्रॉपर, तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली आपके लिए वो वीडियो भी लेकर के आऊंगी। तो आप लोग यहाँ पर मुझे कमेंट में करके बताएं। आई वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, आप लोगों की तरफ से। ज्यादा कमेंट आएंगे तो फिर और ज्यादा जो है वो कंटेंट देना और इन सब चीजों के लिए जो है वो एक तैयारी की जाती है। आप लोग थोड़ा और इसमें बताइए यहाँ पर, ठीक है, सो दैट मुझे भी एक वो रहे, एंथुजियाज्म ज्यादा रहे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करके बताते हैं, पूरा सुनते हैं, इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो मैं और ज्यादा यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए एंथुजियास्टिक हूँ। समझ सकते हैं ना, मोटिवेशन चाहिए होती है हर एक को, तो मेरी मोटिवेशन ये चीज है, तो आप इसको बताइए। अगर आप सब लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, बताते हैं, तो डेफिनेटली मैं हर एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी, सो दैट आपको उस टॉपिक से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इसके बारे में। अभी क्या है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि कोई भी एक उम्मीदवार जो है वो एक साथ 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। देखो, आरपीए जो है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वो ये कहता है कि एक से अधिक अगर आप निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में लड़ते हो तो उसमें ऐसा अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन आज के टाइम पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो उसके बारे में बात करता है कि अगर आप पहले ऐसा बोला गया था इसी एक्ट के अंदर कि अगर आप कभी भी ऐसे चुनाव लड़ते हैं तो आपको वहां पर दो जगह से चुनाव लड़ते हैं तो आपके उसके परिणाम, अगर आप दोनों जगह से जीत भी जाते हैं तो उसके परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के अंदर अंदर आपको एक सीट यहाँ पे खाली करनी पड़ेगी। 14 दिन का प्रावधान दिया गया है, इसको याद रखिएगा। 14 days इज अलाउड अंडर दिस, ठीक है। और एक सीट से रिजाइन करना पड़ेगा, एक सीट आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलाउ कर दी गई है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बात आई थी काफी साल पहले, 1951 में इसके लिए बोला गया था। फिर यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी आते हैं इसके ऊपर बात करने के लिए कि भाई अब यहाँ पे परमिट कर देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर को बोला था उस समय 2004 में, जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उनको ये बात कही गई थी। और वहां पर उन्होंने ये बोला था कि अगर ऐसा अलाउ हो जाता है, तो एक यहाँ पर पिटिशन दाखिल की गई थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर ऐसा अलाउ हो जाता है तो सरकारी खजाने पर भी और मतदाताओं पर भी यहाँ पर प्रभाव जो है पड़ने का एक चांस होता है। तो फाइनली अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए अलाउ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर में अभी अपनी क्या जजमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि ये एक पूरा मैटर जो है ये एक भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इस ये टॉपिक ऐसा है ना कि एक यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र का मामला है, तो इसमें अगर यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन इसका पार्लियामेंट ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। इन जो सीजीआई है उन्होंने भी यही बात बोली है कि ये जो पूरा मैटर है ये संसद पर निर्भर होना चाहिए और संसद को ही यहाँ पर जो है वो पूरा चॉइस मिलनी चाहिए। इन्होंने बोला कि कोर्ट में बाकी ये बात बोला है कि अगर आप 2 जगह से चुनाव लड़ते हो तो असंवैधानिक रूप से इसमें कोई
अनैतिकता नहीं है, कोई इमोरलिटी नहीं है कि आप कुछ धोखा दे रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर ये अलाउ कर भी दिया जाता है तो ये चॉइस है कि अगर ऐसी चीज फॉलो अप होती है तो। ठीक है, तो अभी आप याद रखिएगा ये अलाउ कर दिया गया है, सीधा ही आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत न्यूज में आ रहा है कि भाई आज के आने वाले समय में जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, जो कि अपने आप यहाँ पर ह्यूमन की दिमाग को यूज करके चीजें कर सकती है, हमारी आवाज पहचान सकती है, हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकती है, हमारे डिसीजंस ले सकती है। तो इसका बेसिक फोकस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि ऐसी बुद्धिमत्ता को यहाँ पर बनाया जाए जो मनुष्य जो काम करते हैं ना उनके काम को यहाँ पे कर सके, सीख सके चीजों को, उसका सॉल्यूशन निकाल सके, ह्यूमन की तरह काम कर सके, ह्यूमन का कम इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन ये काम कर सके। उससे क्या होगा कि जितने भी यहाँ पर मुश्किल मुश्किल काम होते हैं उनको जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा, एक्यूरेसी चीजों में बढ़ेगी, जल्दी जल्दी डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे, चाहे आप हेल्थ की बात करो, फाइनेंस की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, ह्यूमन की जो लेबर है वो कम हो जाएगी और लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंसी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो काफी जल्दी डिसीजंस लेने को होगा। हाँ, इसके नुकसान बहुत है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है ये डिसीजन तो हमारे लिए लेगी, पर ऐसा थोड़ी डिसीजन ले सकती है कि मतलब ह्यूमंस को ही रिप्लेस कर दे। गलत भी तो हो सकता है डिसीजन, बिल्कुल आई अग्री विद यू, गलत डिसीजन हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है ना, ये इसका ड्रॉबैक ही है। जो ये गलत डिसीजन अगर लेते हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये भी तो ड्रॉबैक में के रूप में ही आएगा ना। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि ये सब चीजें की जा सकती हैं। बाकी ये पर्सनलाइजेशन पे भी ध्यान देता है, एक एक पर्सन का खुद का डेटा यहाँ पर इकट्ठा करके उसमें बताता है। जैसे आप जानते हो आज के टाइम पे आप कुछ भी यहाँ पर आप एक एक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी सर्च करते हो, है ना, आपने एक प्लेटफॉर्म पे सर्च किया और मान लीजिए आपने अमेजोन पे किया, फ्लिपकार्ट पे किया, मिंत्रा पे किया, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ सर्च किया, उसके सेम जैसी सर्चेज आपको अपने इंस्टाग्राम पे ऐड दिखने लग जाती है, आपको यूट्यूब पे ऐड दिखने लग जाती हैं, आपको फेसबुक पर वो एड्स दिखने लग जाती हैं। तो ये सब एड्स क्या है, आपका एक डेटा ट्रांसफर भी किया जाता है, पर्सनलाइज्ड चीजें देखी जाती है कि अभी इस पर्सन का किस चीज में इंटरेस्ट चल रहा है, अभी इस पर्सन का क्या चीज चल रहा है, इसकी अभी माइंडसेट क्या चल रहा है, ये सब क्रिएट किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ भी सारी चीजें तैयार की जाती है। तो इसमें एक चैट बॉक्स होगी जो आपकी सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर जानना है, वो चैटबॉट्स होंगे जो आपकी कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए हैं। इससे क्या होगा, जो पहले की चीजें थी और नई नई चीजें बनाई जाएंगी, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। मैं भी मानती हूँ कि ये चीजें हमारी लाइफ को और इजी कर देंगे। जैसे आज के टाइम पे हमारी लाइफ इजी हो गई है, एक ही क्लिक में हमने स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लिया, हमारे पास रात के समय में ऑर्डर करो तो 10-15 मिनट में आ जाता है, और आप दिन में ऑर्डर करो तो 40-45 मिनट्स तक आपके पास पूरा खाना पहुंच चुका होता है। आपने एक क्लिक करा, आपके घर में ओला उबर सब कुछ आ गया आपके घर में। कुछ भी आपने ऑर्डर किया, आप तो ब्लिंकिट है, आपने कुछ भी ऑर्डर किया, ठीक है, जैसे मैंने अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले ब्लिंकिट से अभी कॉर्न ऑर्डर करे, ठीक है, स्प्राउट्स ऑर्डर करे, जस्ट अभी आ भी गए, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आप जस्ट यू ऑर्डर करो, 10 मिनट में आपके घर में ये चीजें आ गई। ठीक है, आपको हेयर वॉश करना है, शैम्पू नहीं है घर में, ब्लिंकिट से ऑर्डर करो शैम्पू घर में। तो ये चीजें क्या है, बहुत नई नई चीजें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं, नई नई सर्विसेज लेके आती है जो पहले नहीं थी पॉसिबल। लेकिन इनका नुकसान भी बहुत है, जॉब लॉस बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है कि ऐसी चीजें जो ऑटोमेटेशन को नहीं जानती, या स्किल्स जिनके पास उस चीज में नहीं है, पहले के टाइम पे वो चीजें नहीं होती थी, आज के टाइम पे आ गई, हर कोई नहीं सीख पा रहा, तो यहाँ पर जॉब लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, प्लस अगर इतना डेटा हमारा ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, हर जगह पे अवेलेबल रहेगा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। होता ही है, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक होती है, आप लोग जानते हैं, बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा स्कैम्स होते हैं इस चीज के ऊपर, फ्रॉड्स होते हैं इस चीज के ऊपर, प्लस जो आपकी चैट्स होती है वो लीक हो जाती है, कई बार इस चीज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम होता है यहाँ पर, इसका एक छोटे बिजनेस के लिए इसको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा और एक्सपेंसिव भी होगा, पैसा ज्यादा लगता है ना इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमन टच नहीं है, ह्यूमन के जो देखो, चाहे आप कितना भी इसको बना लो लेकिन फीलिंग्स तो नहीं ला सकते ना उसमें, फीलिंग्स तो नहीं लेके आ पाओगे। तो जो एक ह्यूमन टच होता है ना, इमोशनल ह्यूमन टच, फीलिंग्स का आना,
वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी। ये तो आप भी मानते हो, हम लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, मतलब हर चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। अभी भी हैं हम लोग तो यार, अभी भी अगर मैं बात करूं सभी लोग हैं। आप लोग फोन के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। फोन 5 मिनट भी हमें अपने हाथ में ना मिले तो वी आर लाइक वाओ क्या हो गया यार हमारे जीवन में, आते नहीं दिमाग में थॉट्स। यही है इसके अंदर, डिपेंडेंसी बहुत हो गई है टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम लोग टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं कर पाते। इवन कैलकुलेटर हमारा ऐसा बन गया है ना, इतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए भी कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि हैंडी बहुत ज्यादा है ना। 1 सेकंड में खोला कैलकुलेट करके फटाफट बता दिया। हैंडी बहुत ज्यादा है चीजें, तो ये प्रॉब्लम भी है ना। समझते हो ना इन सब चीजों को। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारी काफी सही चीजों में हमारी हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली हेल्प कर सकती है यहाँ पर। ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऐसे ही टेक्नोलॉजी आप प्रिजन में कैसे यूज कर सकते हो। आज का ये मैंने टॉपिक लिखा है कि तिहाड़ जेल के अंदर अभी ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारे कैमरास और सारी सर्विलेंस रखी जा रही, तो क्या है। देखो क्या है ना कि प्रिजन्स भरते जा रहे हैं, और प्रिजन्स में जो लोग हैं वहां पर, उन कैदियों को लंबे समय तक रखा गया है, और ह्यूमन राइट्स भी उनके साथ हनन हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम लोग जेल में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ चेंजेस लेके आए। तो क्या है, अगर आप लोग कोई भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक आपका मेंस के लिए बन सकता है। ठीक है, ऐसे में आ सकता है, मेंस के लिए आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है प्रिजन्स के अंदर। तो अगर सीसीटीवी कैमरास लगेंगे तो ऐसी जगह जहां पर आप नहीं जा सकते हो, डार्क स्पॉट्स, अंधेरे स्थान जो है ना, उन डार्क स्पॉट्स पे नजर रखने के लिए आप यूज कर सकते हो। और डार्क स्पॉट्स होंगे तो यहाँ पर 3G और 4G के मोबाइल फोन सिग्नल्स भी अगर कोई कोशिश करता है जैमर लगाने की, तो वो भी आप रोक सकते हो, वो ब्लॉक भी कर सकते हो सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से। और आप बिल्कुल हर चीज के ऊपर एकदम नजर रख सकते हो पुलिस कंट्रोल रूम्स के थ्रू। प्लस बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है ना पूरा, आप सब लोग ऑफिस वगैरह में जब आप काम करते हो तो आपको पता होगा वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम रहता है पूरा। तो इस सब की चीज के थ्रू आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट्स लगा सकते हो जिसके तहत में आप प्रिजनर्स की जो हेल्थ है वो भी चेक रख सकते हो। सब लोग अभी स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं, है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर है स्मार्ट वॉचेस का पहनना। तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, आपको बताती है आपकी स्मार्ट वॉच कि भाई आपको यहाँ पर कितना कितना चीजें जो है हमारे पास, कब कब हमें कितना स्टेप चल रही है। ठीक है, अब मैं भी जैसे आप स्मार्ट वॉच है मेरी, उस स्मार्ट वॉच में मुझे डेली यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई मेरा बेड टाइम हो गया अभी सोने का, है ना। और अभी जो है आपका कितना आपने आज पूरे दिन में स्टेप्स चले हैं, अभी हमारी हार्ट बीट कितनी चल रही है, हर चीज इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो ऐसे ही आपकी हेल्थ कार्ड जो ट्रैक रखनी है उसके अंदर भी यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबके स्टाफ के बारे में, कब आया कब गया है, सारा कुछ सिक्योरिटी जो है वो पूरा एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे एक रूल बन सकता है इस चीज के लिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। बस वही है, उसके लिए प्रॉपरली एक जो है एक क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिजिटल जो पर्सन है यहाँ पर, उनके तहत यहाँ पे पूरी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक को ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। ठीक है भाई, अपने इंडिया के प्रिजन्स बहुत ज्यादा क्राउडेड है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय, दिल्ली तो है ना क्योंकि तिहाड़ जेल है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा क्राउडेड है। टॉप 10 की बात करूँ तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेघालय, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, केरल, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिजनर्स की संख्या रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काफी ज्यादा न्यूज में था एंजल टैक्स, तो वही मैं आपको बता दूं कि एंजल टैक्स किससे जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट एंजल टैक्स का कब आया था भारत में, 2012 में जो है वो एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और एंजल टैक्स जो है वो स्टार्टअप्स द्वारा एक फंड रिड्यूस किया जाता है जब कोई यहाँ पर मार्केट की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो एंजल टैक्स जो है, अगर मार्केट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है अपने शेयर से, तो यहाँ पर एंजल टैक्स करके एक टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखी हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सिम बैंक, ये भी काफी न्यूज में रहता है किसी ना किसी परस्पेक्टिव से। एक्सिम बैंक अभी क्या है यहाँ पर, एक्सिम का मीनिंग पहले बता दूं मैं होता क्या है। ये पूरा एक्सिम बैंक जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखता है। 1981 में यहाँ पर एक्ट के तहत 1982 में इसको सेटअप किया गया था। और ये जो एग्जिम बैंक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अंडर काम करता है। लिख लीजिएगा, एग्जिम बैंक वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बहुत जगह पे बना हुआ है, बांग्लादेश, जिबूती, इंडिया में भी बना हुआ है प्रॉपरली, काफी जगह पे इसको
बनाया गया और अपने तरीके से ये काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से ओन करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसके लिए पैसा देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई उसके बिहाफ पर इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एग्जिम बैंक। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये था आज का पूरा लेक्चर। बाकी मैं आप लोगों को जल्द ही इकोनॉमिक सर्वे और बजट की वीडियोस जो है अवेलेबल कराऊंगी, जिसमें मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जुड़े हुए। राइट एवरीवन, क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई इशू? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मैंने आपको बताया कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइए कि किसी लेक्चर की और भी वीडियोस चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट स्टूडेंट्स के आएंगे उतना ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।